नमस्कार, वंदे मातरम। मैं सिद्धार्थ लाटा आपके अपने इस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता के बहाने, और ये कविता है कवि कुंवर नारायण की। इस कविता को हम पढ़ें इससे पहले हम कुंवर नारायण का परिचय थोड़ा सा ध्यान करते हैं। ये मैंने आपको बताया था, प्रत्येक एग्जाम में, परीक्षा में किसी न किसी कवि का या लेखक का परिचय संबंधी एक या दो प्रश्न छोटे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है, तब एक क्वेश्चन, और बड़े वेटेज के रूप में पूछा जाता है तो दो, छोटे वेटेज के रूप में पूछा जाता है तो दो प्रश्न, और अधिक वेटेज से पूछा जाता है तो एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। तो हम बात करें कुंवर नारायण की। कुंवर नारायण का जन्म 1927 में हुआ है और मृत्यु इनकी हाल ही में 2017 में इनकी मृत्यु हुई है। कवि कुंवर नारायण जो है नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। नई कविता, नई कहानी, ये शब्द ध्यान करेंगे आप। नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं। और कवि कुंवर नारायण की जो रचनाएं हैं उनका हम एक बार ध्यान करें। चक्रव्यूह है, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये कविताओं, ये इनके कविता संग्रह हैं, काव्य संग्रह है, ये काव्य संग्रह है। और दो इन्होंने जो खंड काव्य लिखे हैं, आत्मजयी और वाजश्रवा के बहाने, ये दो इनके खंड काव्य हैं। इनको साहित्य की दृष्टि से देखें, इनके योगदान को देखें तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार, मैंने आपको पहले बताया है कि साहित्य क्षेत्र में, साहित्य जगत में अगर कोई सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है तो वो ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है। और इस ज्ञानपीठ पुरस्कार से कुंवर नारायण को सम्मानित किया गया है। इसका मतलब इनकी महानता का हम इस पुरस्कार से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में महान कवि रहे हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरे हम देखें तो भारत सरकार के जो श्रेष्ठ पुरस्कारों की अपन गणना करते हैं तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, और उसके बाद में सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न माना जाता है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो कवि कुंवर नारायण को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी एक इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम ऐसे महान कवि को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तीसरा, हम इनकी महानता की, कवि कुंवर नारायण की जो बात हम कर रहे हैं तो कवि कुंवर नारायण की बात में दो पुरस्कारों को हमने देखा जिनसे स्पष्ट होता है कवि कुंवर नारायण अपने समय के महान कवि रहे हैं। और तीसरी इनकी महानता की बात हम ध्यान करें तो 1943 में अज्ञेय द्वारा तार सप्तक पत्रिका का संपादन किया गया और कुंवर अज्ञेय ने अपने समय के 7 श्रेष्ठ कवियों को चुन करके उनका संकलन करके तार सप्तक कवि जो पत्रिका है वो प्रकाशित की, जिसमें 7 श्रेष्ठ कवियों को चुना गया। उसके बाद में 1943 के बाद 1951 में फिर अज्ञेय ने दूसरा सप्तक नाम से इस पत्रिका को संपादित किया। उस समय तक के जो 7 श्रेष्ठ कवि हैं उनको उन्होंने सम्मिलित किया। और 1951 के बाद में हम देखें तो 1959 में कवि कुंवर नारायण द्वारा तीसरा सप्तक पत्रिका का संपादन किया गया। और इस तीसरे सप्तक की जो 7 जो श्रेष्ठ कवि हैं तो उस समय के 7 श्रेष्ठ कवियों में कवि कुंवर नारायण को अज्ञेय ने चुना। तो इससे स्पष्ट होता है कि कवि कुंवर नारायण अपने समय के श्रेष्ठ कवियों में से एक रहे हैं और इनकी कविताएं हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
कवि कुंवर नारायण नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर माने गए। अभी ये मैंने आपको बताया था, नई कविता शब्द आप ध्यान करेंगे तो नई कविता क्या है, मैंने आपको काल विभाजन की दृष्टि से बताया था। तो 1950 से लगा करके 1960 तक की जो कविताएं जो है, काव्य है, कहानियां हैं, तो इस 1950 के बाद के जो काव्य आदि जो हैं उनको नई कविता के नाम से नाम दिया गया, परिभाषित किया गया। कवि कुंवर नारायण का जो साहित्य लेखन है या इनका काव्य है, कार्य है, वो 1950 से प्रारंभ होता है। याद रखेंगे आप, 1950 से इनका सृजन, काव्य सृजन यात्रा है वो 1950 से प्रारंभ होती है। तो इस दृष्टि से हम देखें तो कवि कुंवर नारायण नई कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं, नई कविता के अपन यूं कहें तो प्रतिनिधि कवियों में से एक माने गए हैं। इनकी जो रचनाएं आत्मजयी खंड काव्य, वाजश्रवा के बहाने, वाजश्रवा के, इनकी कविताएं जो है कहीं ना कहीं हम देखें तो जो 9वीं 10वीं से लगा करके और हम देखें कॉलेज स्तर तक किसी न किसी रूप में कोई न कोई कविता इनकी पढ़ाई जाती रही है। और इनका हम ध्यान करें, वाजश्रवा के बहाने जो ये खंड काव्य है ये कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, जिसमें कवि कुंवर नारायण ने वाजश्रवा ऋषि के जो यज्ञ का जो वर्णन है और नचिकेता के द्वारा जो वाजश्रवा से जो प्रश्न पूछे गए या उनको जो कहा गया तो उनके बारे में इसमें वर्णन आता है। हमारे पाठ्यक्रम में इनकी 2 कविताएं ली गई है। पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। ये दोनों कविताएं हम देखें तो बहुत ही आज के परिवेश में देखें तो महत्वपूर्ण कविताएं हैं। आज के परिवेश के अनुसार हम देखें कविता के बहाने, तो कविता के बहाने जो है ये कविता, ये इस आधुनिक युग में, यांत्रिक युग में, मशीनी युग में कविता कवि द्वारा क्यों लिखी जाए इस बात को तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं आपको ये बता दूं पहले से कि कवि के द्वारा जो काव्य रचना की जाती है तो काव्य रचना से क्या हमें प्राप्त होता है, इसका वर्णन आरंभिक जो आचार्य कवि हुए हैं तो उन्होंने बताया कि काव्यम यश से अर्थ कृते व्यवहार विद शिव तरक्षते सद्यम पर निवृत्ते कांता सम्मित उपदेश विजय। ये जो 6 जो उनके प्राप्त जो बताए गए हैं कविता से, काव्य से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं हैं या जो सम्मान प्राप्त होने वाला है, उनको इन 6 बिंदुओं में बताया। काव्यम यश से अर्थ कृते, काव्य यश के लिए लिखा जाता है, काव्य से यश की प्राप्ति होती है। अर्थ कृते, अर्थ की प्राप्ति होती है। काव्यम यश से अर्थ करते व्यवहार विद से व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है। और शिव यानी कल्याण, पवित्र। सद्यम पर निवृत्ते, हमें जो हमारे पाप कर्म आदि है उनसे निवृत्त करते हैं। और कांता सम्मित उपदेश जी, ज्ञान। ये 6 चीज की प्राप्ति जो है एक काव्य कविता के द्वारा प्राप्त होते हैं। कवि जो अपनी रचना करता है वो कवि चला जाता है, लेकिन उसका यश है वो हमेशा जीवित रहता है। तो बहुत से कवि दरबारी कवि के रूप में हुए जिन्होंने अर्थ प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए काव्यों की रचना की। तो बहुत से कवि ऐसे हैं जिन्होंने व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने के लिए, हितोपदेश आदि जैसी प्रकार की रचनाएं हैं, वो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त प्रदान करने के लिए रचनाएं की है। तो बहुत सी रचनाएं ऐसी हैं जो कल्याण के लिए लिखी जाती है, जन कल्याण के लिए लिखी जाती हैं। तो बहुत सी रचनाएं, बहुत से कवि ऐसे हैं जिन्होंने अपने किसी दोष की निवृत्ति के लिए रचनाएं की है। जैसे कि सुनने में आता है एक कवि जिनको कोई बीमारी हो गई थी, कोढ़ हो गया, और उन्होंने
जो शिव की उपासना में काव्य लिखा तो उनकी वो कोढ़ से निवृत्ति हो गई। तो ये इस तरह के जो हैं वो इस तरह के काव्य लिखे जाते हैं। और कांता संयुक्त उपदेश जे, और काव्य है वो व्यक्ति को एक प्रेमी की तरह, प्रेमिका की तरह, पत्नी की तरह ज्ञान प्रदान करता है। किसी व्यक्ति को, कोई प्रिय व्यक्ति कोई बात कहता है तो वो अच्छे से समझ में आती है, वैसा ही कार्य काव्य करता है। काव्य हमें इस प्रकार, ये प्राचीन काल में ये काव्य के बहाने बताए गए थे या काव्य के द्वारा जो प्राप्त होने वाली बातें हैं वो बताई गई हैं। लेकिन इस आधुनिकता के युग में, यांत्रिक युग में, कवि ने जो कविता के बहाने तलाश करने का प्रयास किया है वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि काव्य से हमें क्या प्राप्त होता है। और इसके लिए कवि ने इनकी तुलना जो है 3 बातों से की है। तो पहली जो बात बताई है, इनको हम कविता के माध्यम से पढ़ते हैं। देखो, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कवि ने कविता को एक उड़ान बताया है। और कैसी उड़ान बताया है? चिड़िया की उड़ान की तरह। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। जिस प्रकार से चिड़िया उड़ान भरती है उसी प्रकार से कविता भी एक कवि की उड़ान है। लेकिन कवि की उड़ान में और चिड़िया की उड़ान में जो अंतर है उसको भी यहाँ कवि कुंवर नारायण स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि कवि की उड़ान में और कविता की चिड़िया की उड़ान में कितना अंतर है, क्या अंतर है, वो यहाँ पर बताया है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की जो उड़ान होती है वो उड़ान तो है चिड़िया की तरह है, तुलना है, उपमा अलंकार है, लेकिन इसमें और उसमें अंतर जो है उसको यहां पर बताया है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया नहीं जान सकती, क्योंकि चिड़िया की जो उड़ान है वो ससीम। देखो यहाँ पे 2 शब्द में यहाँ पे काम ले रहा हूं, ससीम और एक है असीम। इन दोनों शब्दों का प्रयोग यहां पर मैं कर रहा हूं और आप इनको ध्यान से समझेंगे कि चिड़िया जो उड़ान भरती है वो ससीम, सीमाओं में बंधी हुई है। चिड़िया की उड़ान निश्चित है, निश्चित ऊंचाई तक उड़ सकती है, निश्चित दूरी तक उड़ सकती है, निश्चित अपन यूं कहें गहराई तक जा सकती है या निश्चित जगह तक जा सकती है, निश्चित घर तक जा सकती है। लेकिन कवि जो है वो ऐसी उड़ान भरता है जिसको चिड़िया नहीं नाप सकती। अर्थात कवि की जो कविता की जो उड़ान है वो असीम है, उसको सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि तो ऐसी उड़ान भर लेता अपनी कल्पनाओं के माध्यम से। ये जो कहावत है ये यहां पर चरित्रार्थ होती हुई दिखाई देती है। तो देखिए, तो कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता की उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती। कवि ने एक प्रजापति, ये जो शब्द जो आता है, ये कथन आता है, कवि तो स्वयं अपनी कल्पनाओं के माध्यम से ऐसी रचनाएं कर लेता है, ऐसा संसार बसा लेता है और उसमें अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उड़ान भरता है। तो कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, उसकी उड़ान को चिड़िया नहीं जान सकती, चिड़िया नहीं पहचान सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर। चिड़िया की उड़ान कितनी है? अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, इस घर से उस घर तक, उस घर से इस घर तक। लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने, भला चिड़िया क्या जाने। लेकिन कविता के पंख, कविता के पंखों के माध्यम से कवि जो उड़ान भरता है उसको भला चिड़िया क्या जाने, उसको चिड़िया नहीं जान सकती। इसका मतलब है कविता की जो उड़ान है, कवि की जो उड़ान है वो असीम है और चिड़िया की उड़ान है वो क्या है? ससीम है, निश्चित है, सीमाओं में बंधी हुई है। दूसरा यहां पर जो कविता को बताया गया है वो है खिलना। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। अब देखिए यहां पर फूल के खिलने से
कविता की तुलना की गई है। और किस प्रकार से? कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन कविता का जो खिलना है, कविता भी एक फूल की तरह खिलती है, और लेकिन उसको फूल नहीं समझ सकते। अर्थात फूलों की जो खिलने की बात जहाँ आती है, तो जो फूल खिलता है वो निश्चित ही उसकी परिणति निश्चित है। अर्थात जो फूल खिला है वो एक न एक दिन मुरझा जाता है, लेकिन कवि ने अपनी कविता के माध्यम से जो फूल खिलाया है वो कभी भी मुरझाने वाला नहीं है। वो तो क्या है, उसकी महक तो बल्कि बढ़ने ही वाली है। महक बढ़ने से मतलब क्या है, उसका तो दिनों दिन प्रचार प्रसार ही होना है। उदाहरण के तौर पे हम बात करें, जिन कवियों ने, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जैसे कवियों ने जो अपने काव्य रचना की जो फूल खिलाए हैं, वो आज भी प्रत्येक घर में अपनी महक फैला रहे हैं। कवि चले गए लेकिन उनकी काव्य की महक कम नहीं हुई है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, और कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो फूल जो खिला है वो, उसकी जो महक जो है वो निश्चित सीमा तक दिखाई सुनाई अपन महसूस कर सकते हैं, और निश्चित समय तक महसूस कर सकते हैं। लेकिन कवि ने जो अपना काव्य फूल खिलाया है वह बिना मुरझाए हमेशा स्थायी रूप से महकता रहता है। अभी जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर बताया, तुलसीदास जी और वाल्मीकि की जो काव्य फूल हैं, किसी भी कवि, कालिदास का ले लें, अन्य किसी कवियों की बात करें, तो उनके आज भी जो काव्य रूपी फूल हैं वो महकते रहते, बिना मुरझाए। उनकी महक कभी भी कम नहीं होती है। ठीक है। तीसरा जो कवि ने जो तुलना की है वो खेल के माध्यम से तुलना की है। काव्य को एक खेल बताया है, और कैसा खेल? बच्चों के खेल की तरह। देखिए, यहाँ पर चिड़िया के उड़ने से तुलना की है, यहाँ फूल के महकने से तुलना की है, तो यहाँ पर कवि ने खेल से तुलना की है। बच्चे जिस प्रकार से खेल खेल में अपने पराये का भेदभाव भूल जाते हैं, शायद ऐसा ही कार्य कवि के द्वारा अपने काव्य के माध्यम से किया जाता है। और वसुधैव कुटुंबकम की भावना, वसुधैव कुटुंब की भावना काव्य के माध्यम से स्थापित की जाती है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। जिस प्रकार बच्चे खेल खेलते हैं, वैसे ही कवि का काव्य है वो भी एक खेल है। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में अपने पराये का भेदभाव कुछ नहीं रखते, ये अपना है ये पराया, ऐसा कोई भाव नहीं रखते, बल्कि उन खेल की भावना उनमें महत्वपूर्ण होती है। बाहर भीतर ये घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कई बार ये देखने में आता है कि आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों में कुछ समय के लिए कोई किसी बात को लेकर के कोई बात मन मुटाव हो सकता है, लेकिन अगले ही पल जब खेल की बात आती है तो सब एक साथ में खेलते हुए नजर आते हैं। कई बार छोटी छोटी बातों को लेकर पड़ोसियों में झगड़े दिखाई देते हैं, और मम्मी बच्चे को ये कह देती है, पापा बच्चे को ये कह देते हैं, देख उस पड़ोस वाले बच्चे के साथ में नहीं खेलना है, और बच्चा के मम्मी पापा को खुश रखने के लिए कहता है कि नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन जब खेलने की बात आती है तब वही बच्चा उसी पड़ोसी के बच्चे को बुला देता है और कहता है कि आजा कौन सा देखने वाला है, और दोनों साथ में खेलते हुए नजर आते हैं। वही भावना शायद यहाँ कवि ने स्थापित करने की बात की है। देश को सीमाओं में बांधा गया, ये भारत देश है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, ये ब्रिटेन है, ये अमेरिका है, लेकिन कवि के जो काव्य की रचना है उस खेल के लिए कोई सीमा नहीं है। कवि का काव्य जो भारत में पढ़ा जाता है वो अमेरिका में भी पढ़ा जा सकता है, ब्रिटेन में भी पढ़ा जा सकता है, और वह काव्य पाकिस्तान में भी पढ़ा जा सकता है। तो कवि के खेल जो काव्य रूपी खेल है उसकी कोई सीमाएं नहीं है, और वास्तव में ये जो है सारे घर का भेदभाव मिटाने का जो कार्य है, जिसमें बच्चे जानते, बच्चे खेल खेल में अपने पराये के भेदभाव मिटाते हैं, वही कार्य कवि अपने काव्य के माध्यम से करता है। तो कवि का वास्तव में देखा जाए तो काव्य क्या है? एक खेल है। तो हमने यहाँ पर कवि कुंवर नारायण के द्वारा कविता के 3 बहाने हमने तलाश किए। आधुनिक यांत्रिकता के युग में पहला, कवि की उड़ान को, कविता को हमने एक उड़ान माना है जिससे कवि असीम ऊंचाइयों को छूता है, और मैंने जैसा बताया कि जहां ना पहुंचे
रवि वहां पहुंचे कवि। दूसरा हमने देखा कि कविता एक खिलना है फूल बिना मुरझाए। फूल जो खिलता है उसकी परिणति निश्चित है, वो एक न एक दिन मुरझा जाता है, लेकिन कवि ने जो काव्य रूपी फूल खिलाया है वह कभी भी नहीं मुरझाता है। कवि के काव्य रचना है उसके लिए तो कहा जाता है सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों बढ़े बिन खर्चे घट जात। तो वो तो बढ़ता रहता है हमेशा, उसकी तो महक है वो दसों दिशाओं में फैलती रहती है। वहीं कविता को खेल बताया जिसके माध्यम से अपनी कविता के माध्यम से कवि भेदभाव मिटा करके वसुधैव कुटुंब की भावना संपूर्ण विश्व में स्थापित कर देना चाहते हैं। आज के इस कालांश में इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।